IIT 2020 वैश्विक शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा, सरकार सुधार, दर्शन और बदलाव के सिद्धांत को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध। नए कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच विज्ञान भवन में 5वें दौर की वार्ता जारी। केंद्रीय कृषि मंत्री ने गतिरोध समाप्त होने की जताई उम्मीद। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के कोरोना संक्रमित होने पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिया स्पष्टीकरण। कहा, वैक्सीन की दोनों डोज लेने की निश्चित अवधि के बाद ही विकसित होती है एंटीबॉडी। और 21 दिसंबर को ब्रह्म सरोवर के तट पर होगा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आगाज। कोरोना के चलते ऑनलाइन ही भाग ले सकेंगे श्रद्धालु। नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार सुधार, दर्शन और बदलाव के सिद्धांत को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। IIT 2020 वैश्विक शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड-19 के परीक्षण के मौजूदा दौर में भारत में जबरदस्त निवेश हुआ है। इस निवेश का एक बड़ा हिस्सा तकनीक क्षेत्र में आया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विज्ञान और तकनीक को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। Ours is a government fully committed to the principle of reform, perform, transform. There is no sector left out from our reforms. We have brought path-breaking reforms in the labor sector, assimilating 44 union labor laws into just 4 codes. Our corporate is one of the lowest in the world. We in India are strongly committed to promote science and technology education in India. We have been working with many countries in Southeast Asia and Europe in this area. Our aim is to ensure that our youngsters get an international platform to showcase their skills and learn from best practices globally. नए कृषि कानूनों पर विचार विमर्श के लिए आज नई दिल्ली में सरकार और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच 5वें दौर की बातचीत चल रही है। दोनों पक्षों के बीच गुरुवार को चौथे दौर की बातचीत हुई थी, जिसमें किसानों के 40 संगठनों के प्रतिनिधि और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेल मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश शामिल हुए थे। बैठक के दौरान नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर कहा, सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने किसान संगठनों को आश्वासन दिया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली जारी रहेगी। अभी तक चालू वर्ष में खरीफ की फसलों की खरीद MSP पर करीब 330 लाख मीट्रिक टन की हुई है, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 20% ज्यादा है। बातचीत से पहले केंद्रीय कृषि मंत्री ने गतिरोध के खत्म होने की उम्मीद जताई। जो बात होगी उसी पर भरोसा किया जा सकता है और कुल मिला के मैं तो आशावान हूं कि निश्चित रूप से किसान सकारात्मक दिशा में सोचेंगे और आंदोलन का रास्ता छोड़ेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 पर जारी किसानों के धरने के दृष्टिगत सोनीपत के उपायुक्त श्यामलाल पूनिया ने विभिन्न व्यवस्थाओं और निर्देशों की अनुपालना को लेकर कैंप कार्यालय में शनिवार को अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की। बैठक में उपायुक्त ने धरने पर बैठे किसानों की नियमित रूप से स्वास्थ्य जांच के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसानों की कोविड-19 की जांच भी की जाए। किसानों को जरूरी दवाइयों के साथ मास्क भी वितरित किए जाए। उन्होंने कहा कि धरना स्थल पर सुरक्षा के सभी इंतजाम किए गए हैं। उपायुक्त ने कहा कि धरना दे रहे किसानों के लिए बिजली, पानी, साफ सफाई और मोबाइल शौचालयों की व्यवस्था की गई है। इस दौरान उपायुक्त ने धरना स्थल के आसपास के गांवों की स्थिति व समस्याओं पर चर्चा की। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे आम जनमानस को कोई परेशानी ना होने दें। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट कर अपने कोरोना संक्रमित होने की जानकारी देते हुए पिछले दिनों उनके संपर्क में आए लोगों को भी कोरोना टेस्ट करवाने की सलाह दी है। गौरतलब है कि कोवैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल की शुरुआत 20 नवंबर को अनिल विज को वैक्सीन की पहली डोज देकर की गई थी। PGIMS रोहतक के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर मंजूनाथ ने कहा कि वैक्सीन लगने के बाद शरीर में एंटीबॉडी बनने में समय लगता है। स्वास्थ्य मंत्री को पहली डोज के 28 दिन बाद दूसरी डोज दी जानी थी। वैक्सीन के मामलों में मल्टीपल फैक्टर काम करते हैं, इसीलिए फिलहाल वैक्सीन को फेल नहीं कहा जा सकता।
वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी कहा है कि वैक्सीन की दोनों डोज लेने की एक निश्चित अवधि के बाद ही एंटीबॉडी विकसित होती हैं। इसमें 2 डोज लगती है। एक दूसरी चीज, हर बंदे को जो हम टिक्का लगाते हैं जो, वो जरूरी नहीं है कि वो वैक्सीन ही है। दूसरी चीज, तीसरी चीज, वैक्सीन लगाने के बावजूद एंटीबॉडीज डेवलप होने में टाइम लगता है। तो अभी उनको लगा के हार्डली 14-15 डेज ही हुए हैं, तो जरूरी नहीं है 14-15 डेज के अंदर एंटीबॉडीज भी आ गए और वो पूरा जो इन्फेक्शन होता है उसको प्रिवेंट भी करे। तो कई सारी चीज़ें। और तीसरी चीज़, हर वैक्सीन का एक एफिकेसी होती है। मान के चलो मैंने पूरा डोज कंप्लीट भी किया और एंटीबॉडीज भी बन गए, उसके बावजूद मैं 100% गारंटी ये नहीं दे सकता हूँ कि आपको इन्फेक्शन होएगा ही नहीं। हो सकता है इन्फेक्शन हो के सीवियरिटी कम करती है, पर जरूरी नहीं है कि 100% लोगों को इन्फेक्शन से रोक ले। तो ये मल्टीपल फैक्टर्स है जिसके वजह से हो सकता है कि वो पॉजिटिव आए हैं। डॉक्टर पवन ने बताया कि प्रथम और द्वितीय चरण में जिन वॉलंटियर्स को वैक्सीन लगाई गई थी उनमें से किसी में भी कोई दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिला था। एक तृतीय चरण में कुल 1000 वॉलंटियर्स को वैक्सीन की डोज दी जाएगी। ऑल ओवर इंडिया नियरली 1000 से ज़्यादा लोग एनरोल हो चुके हैं। हमारे सेंटर पे 250 से 300 लोगों को हमने अब तक एनरोल किया। फर्स्ट डोज उन लोगों को लगी है। साइड इफेक्ट पेन होता है, कुछ पेशेंट्स को फीवर भी आता है, 1-2 दिन रहता है, फिर अपने आप ठीक हो जाता है। उसके अलावा कोई और मेजर साइड इफेक्ट हमें देखने नहीं मिला है। ये देखा जाता है कि किसी को पहले कोविड हुआ तो नहीं है, एंटीबॉडी टेस्ट करके हम देखते हैं किसी को कोविड ऑलरेडी कभी हुआ हो तो उसको नहीं ले सकते, और RT-PCR करते हैं नाक और गले से, ताकि ये देखने के लिए कोई इसको एक्टिव एसिम्प्टोमेटिक कोविड हो तो नहीं रखा है, तो उन पेशेंट्स को हम लोग ट्रायल में एनरोल नहीं करता। फेज 2 में इस तरह का एक्सक्लूजन क्राइटेरिया थे। इस फेज 3 में जिन लोगों को कंट्रोल्ड बीमारियां हैं, जो डायबिटीज है वो कंट्रोल्ड है, हाइपरटेंशन जो कंट्रोल्ड है, हार्ट की प्रॉब्लम से जो कंट्रोल्ड है, उन लोगों को लिया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2020 का आगाज ब्रह्म सरोवर के तट पर गीता यज्ञ से होगा। गीता यज्ञ 21 दिसंबर को सुबह 11 बजे आयोजित किया जाएगा। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा जारी किए गए शेड्यूल के अनुसार 17 दिसंबर से 25 दिसंबर तक रोजाना शाम को ब्रह्म सरोवर पर आरती होगी। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के CEO अनुभव मेहता ने बताया कि कार्यक्रम ऑनलाइन प्रणाली और सोशल मीडिया के जरिए पर्यटकों और श्रद्धालुओं तक पहुंचाए जाएंगे। लोगों से लगातार अपील भी की जा रही है कि कोविड-19 के चलते कोई भी श्रद्धालु कार्यक्रमों में ना पहुंचे। सभी लोग घर बैठे ऑनलाइन गीता महोत्सव के कार्यक्रमों को देखें। इस बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम और क्राफ्ट मेला भी आयोजित नहीं किया जाएगा। महोत्सव के अंतिम दिन 25 दिसंबर को दोपहर 12 बजे पुरुषोत्तमपुरा बाग से ऑनलाइन प्रणाली से वैश्विक गीता पाठ होगा और 25 दिसंबर को शाम 6 बजे ब्रह्म सरोवर एवं 48 कोस कुरुक्षेत्र के तीर्थों पर दीपोत्सव कार्यक्रम होगा। हर कार्यक्रम के लिए श्रद्धालुओं की संख्या निर्धारित की गई है। सरकार की जो हिदायत हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए इस बार इंटरनेशनल गीता महोत्सव का स्वरूप कुछ भिन्न रहेगा और ये कार्यक्रम 17 दिसंबर से 25 दिसंबर तक इस बार ये महोत्सव आयोजित किया जाएगा, जिसमें विभिन्न कार्यक्रम रहेंगे। जिसमें मुख्यतः 17 से 25 तक डेली इवनिंग में महाआरती का आयोजन किया जाएगा। 21 तारीख को यज्ञ किया जाएगा और 21, 22, 23 को ही सेमिनार का आयोजन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के सभागार में किया जाएगा, जिसमें वेबिनार्स भी होंगे और विभिन्न स्पीकर्स, विभिन्न वक्ता ऑनलाइन माध्यम से भी हमारे साथ जुड़ेंगे। हमने इस बार कोरोना की स्थिति को देखते हुए जो आधुनिक तकनीकी माध्यम है उनका प्रयोग करते हुए ये सभी कार्यक्रम वर्चुअल तौर पर पूरे विश्व में लोगों तक पहुंचाने का प्रयास हम कर रहे हैं और हमारा ये उद्देश्य रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जन भागीदारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से इन कार्यक्रमों में हो सके। झज्जर के उपायुक्त जितेंद्र कुमार ने बताया कि कोरोना वैश्विक महामारी से बचाव के मद्देनजर इस बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव ऑनलाइन मनाया जाएगा। गीता महोत्सव के लिए जिले के 50 स्कूलों से 50-50 विद्यार्थी गीता पाठ के लिए चयनित किए जाएंगे। ये वैश्विक गीता पाठ 25 दिसंबर को किया जाएगा और ब्रह्म सरोवर से 18 विद्यार्थी वैश्विक गीता पाठ को दोपहर 12 बजे शुरू करेंगे। इसी दौरान ऑनलाइन प्रणाली से पूरे प्रदेश में एक साथ सभी जिलों के विद्यार्थी वैश्विक गीता पाठ का उच्चारण करेंगे। उपायुक्त ने कहा कि कोविड-19 के मद्देनजर इस वर्ष गीता महोत्सव 2020 के निर्धारित कार्यक्रमों को ऑनलाइन प्रणाली से किया जा रहा है। इसीलिए श्रद्धालुओं और पर्यटकों को कोविड-19 से बचाव को लेकर महोत्सव के दौरान कुरुक्षेत्र में जाने की जरूरत नहीं है।
केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC की कार्यकारी सचिव से वर्चुअल बैठक की। केंद्रीय मंत्री ने इस दौरान सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रतिस्थापन और इसके विकल्प को अपनाने में भारत की उपलब्धि को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि आज कई देश जलवायु परिवर्तन एजेंडा को 2050 तक आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे में आज कार्यवाही करना दीर्घकालिक लक्ष्य से अधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया गया है और इसके वैकल्पिक उपायों पर तेजी से काम किया जा रहा है। जावड़ेकर ने बताया कि सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए बड़े स्तर पर जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है, जिससे लोगों को अपार समर्थन मिल रहा है। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क हमेशा सही ढंग से पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और हाथ बार-बार धोएं। नए कृषि कानूनों का समर्थन करते हुए नरवाना के किसानों ने कहा कि ये कानून किसानों की दशा व दिशा बदलने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि पहले किसान केवल अपने क्षेत्र की मंडियों तक ही सीमित थे, लेकिन इन कानूनों के तहत वे अपनी फसल को अपनी मर्जी से देश के किसी भी हिस्से में जहां चाहे वहां बेचने के लिए स्वतंत्र होंगे। किसानों ने कहा कि कृषि क्षेत्र में हुए नए सुधारों में किसान बिचौलियों के चुंगल से आज़ाद हो गए हैं। नए कृषि कानून से संबंध में प्रधानमंत्री भी ये स्पष्ट कर चुके हैं कि ना तो न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म होगा और ना ही मंडियां। जिस प्रकार जो पहले हम मंडी में लेके जाते थे अपने उत्पाद को, चाहे वो सब्जी होगी, फ्रूट हो गया, मंडी में बोली लगाता था। लेकिन जो तीनों अध्यादेश आए हैं, इससे कंपनी डायरेक्ट हमसे आके कांटेक्ट करने लगी है। अभी इससे ही उनका फ़ायदा मिलना शुरू हो गया, क्योंकि हमारे पास खीरा भी फिलहाल मौके पे तैयार रख दिया। वहाँ से सीधा व्यापारी हमारे खेत में आता है। मंडी में रेट चल रहा है 18 रुपये का, वो हमारे खेत से ही 19 रुपये का खीरा खरीद के लेके जाना जाएगा, 19 रुपये किलो, और जिससे हमारा वहाँ का ट्रांसपोर्ट खर्चा ही बच रहा है। जो भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, मोदी जी द्वारा जो 3 कानून जो बनाए हैं, वो किसान के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं और साबित रहेंगे। यदि ये सरकार किसान विरोधी होती तो क्यों 6,000 रुपये साल मोदी जी देते। और उन्होंने अपने भाषण में बोला है कि भाई जो समर्थन मूल्य भी यही रहेगा। किसान को अब आज़ादी मिल रही है, वो चाहे मंडी में बेचे, चाहे कहीं भी मर्जी बेचे वो फसल, उसको अब किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए किसान जो है भ्रम में है थोड़ा। मोदी सरकार ने जो 3 कानून किसानों के पक्ष में आए हैं, ये किसानों की दयनीय हालत को देखते हुए बनाए गए हैं। मोदी सरकार ने कृषि प्रकार हर प्रकार के मंडीकरण या सेल टैक्स, वैट, GST इत्यादि को बिल्कुल हटा दिया है, जो कि किसानों का फ़ायदा होने वाला है। किसान अपनी मर्जी से मंडी भी चालू रहेगी और बाहर भी अनाज बेच सकता है। सरकार ने तो बहुत बढ़िया कानून बना रखे हैं। MSP क्षेत्र का MSP नहीं खत्म होगी, मंडी नहीं खत्म होगी, ये तो नुकी नुकी रहेंगी। फायदा तो जी अपना कहीं भी जाके न कहीं पर हरियाणा में जाओ, गुजरात में जाओ, राजस्थान में जाओ, कहीं भी जाके फसल बेच सकता है। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। IIT 2020 वैश्विक शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा, सरकार सुधार, दर्शन और बदलाव के सिद्धांत को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध। नए कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच विज्ञान भवन में 5वें दौर की वार्ता जारी। केंद्रीय कृषि मंत्री ने गतिरोध समाप्त होने की जताई उम्मीद। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के कोरोना संक्रमित होने पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिया स्पष्टीकरण। कहा, वैक्सीन की दोनों डोज लेने की निश्चित अवधि के बाद ही विकसित होती है एंटीबॉडी। और 21 दिसंबर को ब्रह्म सरोवर के तट पर होगा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आगाज। कोरोना के चलते ऑनलाइन ही भाग ले सकेंगे श्रद्धालु। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।